अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाकिस्तान रेलवे ट्रेन ड्राइवर्स एसोसिएशन ने अब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है और हुकूमत को खबरदार किया है कि मुस्तकबिल में ट्रेन हादसात में मजीद इजाफा हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल में रेलवे इंतजामिया ने इनसे माल बरदार मुसाफिर और एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का कहा तो वो एहतजाज करेंगे, ये उनका कहना है। चूंकि ट्रैक हालत इतनी खराब है कि इस पर ट्रेन चलाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। ट्रेन ड्राइवर्स ने पाकिस्तान रेलवे के हुकाम पर जोर दिया है कि मुसाफिरों और स्टाफ की हिफाजत के लिए ट्रैक की मुरम्मत पर तवज्जो दी जाए। मुल्तान ताकर कराची बजरिया सखर सेक्शन को पाकिस्तान रेलवे का सबसे खतरनाक हिस्सा करार दिया जाता है, जिसकी वजह से ज्यादातर सीनियर और जूनियर ओहदेदार गुज़िश्ता 2 सालों से मुल्तान सखर और कराची डिवीजन में तैनाती से घबराते हैं। सरकारी जराये के मुताबिक पिछले 1 साल में 100 से जायद छोटे बड़े हादसात हो चुके हैं। PIA के बाद इस कौमी असासे पर भी गहरे बादल छा चुके हैं। अगर ट्रेन सर्विस बंद हो गई तो लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के जराये बंद हो जाएंगे। इसी अहम मौजू के ऊपर हमने दावत दी है शम्स परवेज को, जो पाकिस्तान रेलवे ट्रेन ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं, और हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं आफ्ताब जहांगीर, जो तहरीके इंसाफ के MNA हैं और वो कौमी असम्बली की कमेटी बराए रेलवे और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मेंबर भी हैं। बहुत सारे सवालात सर आपसे हमने करने, मगर सबसे पहले जो मुतालबात हैं ड्राइवर्स एसोसिएशन के वो हम जानते हैं। सर ये बताइए कि आपने जो मुतालबात किए हैं ट्रेन्स के हवाले से, आपने तो एक ख़तरे की घंटी बजा दी है। आपने ये कहा है ड्राइवर्स एसोसिएशन की तरफ से कि अगर रेलवे लाइंस को मुरम्मत नहीं की जा सकती तो फिर हादसात और मजीद बढ़ जाएंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जो आपको ये वाजे करूं कि ये जो सेक्शन है इसकी जो है वो 2006 में स्टैंडिंग कमेटी ने मीटिंग की थी और उसमें एक रिपोर्ट दी थी। जो सिग्नल सिस्टम है जो ना गोटकी से लेके रंगियार खान तक लगा हुआ है, इस सिग्नल सिस्टम की उन्होंने 2006 में जो है ना ये कहा था कि ये जो है ना नकारा है, जिसमें रेलवे मिनिस्टर उस वक्त के शमीम हैदर साहब और जनाब मोहतरम शकील दुरानी साहब रेलवे चेयरमैन थे। इनकी रिपोर्ट है कि ये सिस्टम जो है ये नकारा हो चुका है और इस सिस्टम का कोई भरोसा नहीं है। और आपने हालिया ही दौर में जो है ना वो देखा है, इसी जोन में ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और वजह भी यही बनती है कि जो है ना इनका सिस्टम इतना नकारा है कि आपको पता होगा कि 24 एक्सप्रेस जो है वो जो है ना वो लगी थी एक 502 गुड्स ट्रेन के पीछे, और वहां पे जो जब साइट पे जाके विजिट किया गया तो जो रिले लगे हुए थे उनमें माचिस की तीलियां दी हुई थी। जब रेलवे का एक सेंसिटिव ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर पूरी लाइफ है रेलवे की, उसमें रेलवे की अमलाक, रेलवे का पैसेंजर और हमारी जिंदगियां जो हम ड्राइवर हजरात हैं, हमारी जिंदगियों की सेफ्टी उसी पे है। सबसे पहले रेलवे की अमलाक को नुकसान होता है, रेलवे का म्यार खत्म होता है, दूसरा रेलवे को बहुत सारा माली नुकसान होता है, तीसरा जो है हमारी जाने जाती हैं। नहीं जरूर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। चूंकि आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका फायदा उठाते हैं कि वो इस वक्त हमारे साथ हैं, कौमी असम्बली की कमेटी बराए रेलवे के वो एक अहम मेंबर हैं। आफ्ताब साहब मुझे बताइए कि हादसात हुए हैं, जिस तरह ये बता रहे हैं पिछले 1 साल के अंदर 100 से जायद हादसे इसी ट्रैक के ऊपर हो गए हैं, और ये हमें जो वहाँ के हुकाम हैं वो ये कहते हैं कि हम जो क्रॉसिंग है उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये जो वैसे पटरी के ऊपर हादसात होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इसकी मुरम्मत की जा सकती? देखिए मुनीज़ा के सबसे बड़ी बात तो ये कि ये अभी मेरे दोस्त ने ये जिक्र किया, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले कई दहाइयों से रेलवे के ऊपर कोई इस तरह का कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि उसको अपग्रेड करने का, जिसमें हमारे भी 2 साल दौर शामिल हैं। और हम जब भी मीटिंग करते हैं आप यकीन करें कि कतई नज़र इससे कि हम सियासी किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी उस कायमा कमेटी के अंदर जिस सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने के बावजूद, मुख्तलिफ पार्टियों के होने के बावजूद, हम सब का मौक़िफ़ एक होता है कि हम रेलवे को कैसे बेहतर करें। लेकिन जब इनकी इंतज़ामिया आके बैठती है हम उनसे पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि भाई आप बताएंगे ये हादसात क्यों हो रहे हैं, आप इन्हें क्यों नहीं बेहतर कर रहे, तो उनके पास बहुत सारे जवाबात होते हैं
लेकिन ये मतलब ये हकीकतन ये बात है कि क्योंकि मैंने इसका खुद मैं इसका वो हूँ विक्टिम हूँ कि मेरी एक फैमिली के इसमें 16 आदमी एक ज़माने में बहाउद्दीन ज़िक्रिया हादसे का एक हादसा हुआ था, ये जानते होंगे जो शम्स साहब हैं, मुल्तान से कराची आते हुए तो और ये रोड़ी के पास ये एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें मेरे 16 मेरे ख़ानदान के लोग शहीद हुए। तो मुझे इसका एहसास है, लेकिन मैं हैरान हूँ। मैं आप यकीन करें कि इस पर मैं अब बहुत शदीद तरीके से इस पर एहतजाज करूँगा कि हम सिर्फ बातों की हद तक रह गए, चाहे वो मिनिस्टर साहब हों चाहे कोई भी हो, वो हम सिर्फ बातें करते हैं, काम कोई नहीं करते। हमें चाहिए कि इस इंतज़ामिया के भी ऊपर बाकायदा सख्ती से नोटिस लिया जाए कि जी जब भी हम इनसे बात करते कहते हैं हम अपग्रेड कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, अब बहुत बेहतर हो गया है, बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन ये होता नहीं है। फिर कुछ अर्सा गुजरता है, फिर एक एक्सीडेंट हो जाता है। बताइए कि ये जो ML1 है, मेन लाइन जो है पेशावर से कराची जो जाती है ट्रेन, ये कहा जा रहा है कि ये सीपैक के लोन से बनाई जाएगी, तो इसके ऊपर तो पेशरफ्त नहीं हुई। कहाँ तक ये मामला गया है, कुछ आपको पता है? अभी इसकी पेशरफ्त हो गई है और मुनीज़ा इसके ऊपर मुआहिदा भी हो चुका है और अभी ये कहूँगा ये सुनने में ये आया। देखें, मैं जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आएगी कि ये गेम चेंजर होगा, अल्लाह करे कि गेम चेंजर साबित हो। मैं बहैसियत पाकिस्तानी, मुझे इससे कोई खौफ नहीं है कि मैं किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि आवाज़ है कि जिस बचपन में मैं रेल में बैठा करता था, उस रेल का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, लोग सस्ते सफर में सेफ सफर शम्स परवेज साहब से पूछते हैं। देखें, आप सिंपैथेटिक हैं, आप तो ये भी कह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी से बालातर होकर बात करता हूँ। आपने ये भी कहा कि आपके अपने प्यारे जो हैं वो एक रेल हादसे में आपसे बिछड़ गए। शम्स साहब, क्या कर सकते हैं आफ्ताब साहब आपके लिए, क्योंकि इस वक्त एक अहम मीटिंग में है? देखिए मुनव्वरा, बात ये है कि रेलवे को किसी से बाहर से किसी को लाने की जरूरत नहीं है। रेलवे में ये हालत जो इस टाइम चल रही है, ये रेलवे की इंतजामिया ही जिम्मेदार है। ये जो है ना, देखें, मैं आपकी बात तो समझ गई हूँ, मसला भी समझ गई हूँ, अब करना क्या है? रेलवे की इंतजामिया को फिलफौर क्या करना है? आफ्ताब साहब उसका कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, ये रेलवे का जो ट्रैक है, इसकी सिर्फ और सिर्फ पैकिंग और इसको जो है ना वो इसकी बालिश जो इसमें पत्थर होता है उसी की कमी पूरी कर दी जाए तो ये तकरीबन ठीक हो जाएगा। और तब तक आप चाहते क्या है? आपके एक सेकंड जी, तब तक आप क्या चाहते हैं? क्या यहाँ पे ट्रेन सर्विस नहीं होनी चाहिए इस सेक्शन के ऊपर? देखिए, रेलवे में इस टाइम जो है वो तकरीबन कोई 3200 ऐसे सेक्शन में जो है ना अनमैन लेवल हैं जो कि सबसे हादसों के मूजब बनते हैं। फिर दूसरी बात, उसके बाद जो है ना वो ट्रैक की ऐसी पोजीशन है कि मैं आपको जो है ना वो बताऊं कि 100 किलोमीटर पे जो है ना वो आज से 5 साल पहले 60 किलोमीटर का काशन लगा था। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। जी जी ठीक है, तो रेलवे तब तक मैं आपके प्रोग्राम ट्रेन नहीं चलानी चाहिए, वो ये भी कह रहे हैं। जी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इनको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि अभी जो नेक्स्ट कायमा कमेटी की मीटिंग होगी, हम उसमें इनको बुलाएंगे और इनकी सिफारिशात के ऊपर वहाँ पे कोई फैसला करेंगे कि ताकि ये इनको भी पता हो कि हम किस तरह मुकदमा लड़ते हैं, चाहे वो लेबर हो, रेलवे के मुलाजमीन हो या आवाम हो। हमें रेलवे को बेहतर करना है, उसके लिए जितने भी इकदाम हैं हम बिल्कुल जरूर उठाएंगे। चले फिर, आप शम्स परवेज साहब को जो पाकिस्तान रेलवे ट्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं, उनको आप बुलाएंगे या आपने एक वादा कर लिया है इसी शो के ऊपर, स्पॉटलाइट के ऊपर, और हम स्पॉटलाइट आपके ऊपर रखेंगे जब तक आप नहीं बुलाते? मगर इधर छोटा सा वक्फा लेते हैं। बहुत शुक्रिया शम्स साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, चूँकि PIA का जो हाल हुआ है, हम नहीं चाहते कि रेलवे का भी वही हाल हो। और उसके बाद हमने नज़र दुरानी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, आज़ादी राय के ऊपर, चूँकि उसके ऊपर भी कदगने लग रही हैं। हुकूमत जो है वो मीडिया के आमने सामने आ चुकी है। ये क्यों हुआ, ये जानेंगे वक्फे के बाद। चारा नहीं है, मैं खुदकुशी कर रहा हूँ अपने ऊपर।
वेलकम बैक नाजरीन। ये मनाजिर पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर हैं। ये मनाजिर इन सहाफ़ियों के हैं जो शायद इस वबा के दौरान अपनी नौकरी खोने के डर से सख्त एहतजाज करने पर मजबूर हैं। इस वक्त 2 निजी TV चैनलों की महाजराई अदालतों में हुकूमत के साथ चल रही है। कोर्ट ने पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से निजी 24 न्यूज़ के मुअत्तल किए गए लाइसेंसेस को बहाल कर दिया, जबकि TV चैनल को नशरियात जारी रखने की इजाज़त भी दे दी है। 3 जुलाई को पेमरा की जानिब से जारी एडवाइजरी में 24 चैनल को काम से रोक दिया। पेमरा की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक लाइसेंस वैल्यू TV का था, बाद में नाम बदलकर 24 चैनल रख लिया। चैनल 24 न्यूज़ गैर कानूनी तौर पर खबरों और हालात हाजरा के प्रोग्राम नशर कर रहा था, जबकि चैनल के पास लाइसेंस तफरीही प्रोग्रामों की नशरियात का था, जो पेमरा के कवानीन के खिलाफ वर्जी है। चैनल 24 की इंतजामिया पेमरा के फैसले के खिलाफ अदालत चली गई है और चैनल इंतजामिया ने अपनी पिटिशन में कहा है कि 2015 में उन्होंने लाइसेंस की जो तब्दील करने की जो रिक्वेस्ट है वो उन्होंने दी थी, जो जुज़वी तौर पर मंजूर भी हो गई थी। अब अदालत की तरफ से चैनल का लाइसेंस बहाल कर दिया गया है और इस केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। आफ्ताब जहांगीर साहब तो हमारे साथ हैं ही, जो कौमी असम्बली कमेटी बराए रेलवे ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन के मेंबर हैं। अब हमें ज्वाइन किया है जनाब आबिद साकी ने, जो वाइस चेयरपर्सन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, और उन्होंने मुजम्मत की है कि मीडिया के ऊपर इस तरह कदगने नहीं लगनी चाहिए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलीम बुखारी, जो चैनल 24 को भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, आप सब इनको जानते हैं, इनके प्रोग्राम से मुस्तफीद होते हैं, और चीफ एडिटर एंड डायरेक्टर हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क के। सबसे पहले आफ्ताब जहांगीर साहब, मुझे ये बताइए कि 5 साल पहले ये अदालत में चले गए इस मामले के ऊपर, तो यकदम पेमरा को कैसे ख्याल आया कि जी अब इनका जो लाइसेंस है उसको मुअत्तल करना है? अच्छा मुनीज़ा, पहली बात तो ये कि मैं अपने बुखारी साहब से भी एक दरख्वास्त करूँगा और आपसे भी करूँगा। देखें, जो कायमा कमेटी होती है उसके अंदर तमाम पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है, चाहे उसमें अपोजिशन हो या ट्रेजरी बेंच के लोग हों, सब होते हैं। तो कम से कम इस किस्म के कोई इश्यूज़ जो हैं वो जब तक हमारे नॉलेज में नहीं लाए जाएंगे हम उनको डिस्कस नहीं कर सकते। अगर हमारे मीटिंग्स के अंदर पेमरा के चेयरमैन भी बैठे होते हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी होते हैं, मिनिस्टर भी होते हैं, ताकि हमें पता हो। हमें आप यकीन करें, अभी लास्ट मीटिंग थी, कल हमारी मीटिंग थी कायमा कमेटी की, लेकिन उसको लास्ट मोमेंट्स पे कैंसिल कर दिया गया हमें अभी। और उसको हेड जो कर रहे हैं उस कमेटी को, वो जावेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। नहीं आफ्ताब साहब, अच्छा, आपकी बात में सारी मान जाती हूँ, मगर ये तो सुर्खियां बनी रही हैं ये खबर, और आपके अपना भी तो एक मौक़िफ़ होगा। अब जियो का भी तो मामला आपके सामने है ना। आपको वही जी, अच्छा, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसको हेड जो कर रहे हैं, मेरी बात को सुन ले, इसको जो हेड कर रहे हैं वो जावेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर साद रफ़ीक साहब भी कमेटी के हिस्सा हैं, उसके अंदर जो है मायजा हमीद भी हैं, उसके अंदर डॉक्टर नफीसा शाह भी हैं, उसके अंदर नाज। तो ये बड़े सीनियर और सीजन किस्म के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मेरी तरह के फर्स्ट कमर नहीं है, वो लोग बैठे हुए हैं। आप यकीन करें कि पिछले 2-3 प्रोग्रामों से हम एक मौजू को लेके बैठे हुए हैं, जो कि एक एजुकेशनल प्रोग्राम था, जिसके ऊपर के जी झंडा जो है आज़ाद कश्मीर का, वो जो नक्शे के ऊपर वो इस तरह दिखाया गया। वो इस इशू के ऊपर, आज़ादी राय के ऊपर कमेटी की कोई बात नहीं, क्योंकि वक्त की किल्लत होती है, लोग आपको सुन रहे, जानना चाह रहे हैं, पॉइंट पे प्लीज आइए। मैं वही तो आपको वही बताना चाह रहा हूँ मुनीज़ा, मैं आपको वही आप ही का मुकदमा लड़ रहा हूँ मैं। आप यही बताना चाह रहा हूँ कि इस 2-3 मीटिंग्स के अंदर कभी भी किसी इस मौजू के ऊपर बात नहीं हुई, ना लास्ट मीटिंग में हुई। अगर हमारे पास ये बात आती तो हम यकीनन पेमरा के चेयरमैन से ये पूछते कि भाई ये क्या मसला है। जब 2015 में आपको उन्होंने अप्लाई किया था, आपने उसको जिज़वी इजाजत भी दी थी, तो उसको मुस्तकिल इजाजत क्यों नहीं दी गई है? उसमें क्या कदगने थी, क्या वजह थी कि आपने नहीं की? क्या कौन सी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आपकी पार्टी जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या और आपका जाती मौक़िफ़ इसके ऊपर क्या है? मेरा जाती मौक़िफ़ ये है कि आज़ादी राय होनी चाहिए, लेकिन एक हदूद के अंदर होनी चाहिए। और उसके बाद, क्योंकि अगर आप करेंगे तो उससे आपका मसला हल नहीं होगा, बल्कि मसले पेचीदा होंगे। ठीक, सलीम बुखारी साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? चूंकि वो ये भी कहते रहे हैं, आपको पता होगा कि दीगर जितने भी PTI के लोग हैं वो कहते हैं कि जी पेमरा जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है वो अपना काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका मुनीज़ा, आपने बहुत देर के बाद मुझे याद किया है अपने प्रोग्राम के लिए।
और सबसे पहले तो आपके सवाल से पहले मैं आफ्ताब साहब की तारीफ करना चाहूँगा। वो हुकूमती पार्टी के रुकन होते हुए और कमेटी के भी रुकन होते हुए जितनी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं, जितनी रियलिस्टिक अप्रोच है उनकी, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह करे कि इस तरह के लोगों की तादाद ज़रा पीटीआई में बढ़ जाए तो बहुत बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि हमने उनको बताया नहीं है या किसी ने उनको इस इशू के बारे में बताया नहीं है, तो उसका जवाब यह है कि वो हुकूमत के रुकन है, हुकूमत ही की कमेटी होती है पार्लियामेंट की, तो ये तो हुकूमत को चाहिए था कि एक इतने बड़े चैनल को बंद करने से पहले, चाहे वो जियो का मामला था, चाहे वो हमारा 24 का मामला था, मुशावरत करते इस कमेटी से। ये तो हुकूमत का काम है कि वो इनसे पूछ के फैसले करें, और जब वो इनसे पूछ के फैसले करेंगे तो वो बेहतर फैसले होंगे। अब आ जाइए आपके सवाल की तरफ। देखिए, गुजारिश ये है कि ये रविश जो है ये नई नहीं है मुनीज़े, आपने भी और आपकी वालदा जो बहुत बड़ी हमारे लिए इंस्पिरेशनल सोर्स थी, उन्होंने बहुत लंबी तहरीक इसकी चलाई है और देखा है कि किस तरह सक्सेसिव रिजीम्स जो हैं और ख़ास तौर से मिलिट्री रिजीम्स कदगल लगाती हैं मीडिया की आवाज़ बंद करने के लिए, चाहे वो 1962 का अयूब खान का प्रेसिडेंट पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो ज़ियाउल हक के कोड़े हों, चाहे वो मुशर्रफ की अखबारों को बंद करने की पॉलिसी हो। ये सब कुछ हमने एक्सपीरियंस किया है और ये सिर्फ 2 वजूहात से होता है। मैं बड़ा वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, मुझे मौका दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। जो मिलिट्री रिजीम्स हैं वो इसको इस्तेमाल करती हैं प्रेस के ऊपर कदगन लगाने और कर्ब लगाने को, अपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल इकदामात को कवर करने के लिए। और सिविल हुकूमतें जब इस रविश को इख्तियार करती हैं तो उसकी 2 बुनियादी वजह होती हैं। एक तो ये कि वो अपने उन तमाम वादों, दावों और नारों में नाकाम हो जाती हैं, डिलीवर नहीं कर पाती हैं, और उस एम्बैरसमेंट से बचने के लिए फिर मीडिया का मुंह बंद करना ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी बात यह कि जब जमहूरियत से बरअक्स काम हो रहे हों और जमहूरियत की नफ़ी हो रही हो, तब भी इसी किस्म के इकदाम किए जाते हैं। मैं बेपनाह मिसालें आपको पेश कर सकता हूँ इसकी, लेकिन हालिया जो इस वक्त है कि एक चैनल पिछले 5 साल से चल रहा था, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं था, पैमरा को भी कोई एतराज नहीं था। देखना यह है कि अचानक पैमरा की आंखें क्यों खुली हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ हमारी ऐसी रिपोर्टिंग हो सकती है, कुछ हमारे प्रोग्राम ऐसे हो सकते हैं जिसमें क्रिटिकल तबसरे जो हैं वो हों, लेकिन उसका भी तरीकाकार ये नहीं होता कि आप लोग 1000 खानदानों के रोज़े लें और यकजुम्बश कलम मैं मुनीज़े आपको एक छोटी सी वजाहत, जो इकदाम किया है पैमरा ने, इट्स एब्सोल्युटली इलीगल। रीजन उसकी ये है कि चेयरमैन खुद से कोई ऑर्डर इशू नहीं कर सकता। द मैटर हैज टू बी रेफर्ड टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर, जहां से फिर इस किस्म के फैसले होते हैं। ना इस ऑर्डर के ऊपर उनके दस्तखत हैं, ना इस ऑर्डर के बारे में कोई मीटिंग उन्होंने की, अब कर रहे हैं मीटिंग उसके ऊपर। तो इस किस्म के इकदामात और हथकंडे जो हैं, और ख़ास तौर से जब प्राइम मिनिस्टर के जो मामले खुसूसी हैं फहद हारून साहब, वो 1.5 घंटा बैठ के उनका सर खा रहे हो चेयरमैन का और मजबूर करें उनसे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि फैसला लेके आए, तो फिर मुझे बताइए हमारे पास क्या चारा रह जाता है सिवाय इसके कि हम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें। हमने माजी में भी बहुत एहतजाज किए हैं, कैंपेन्स की हैं, हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने भी बहुत कुर्बानियां देके ये आज़ादी है सहाफत हमें सिल्वर प्लेटर पर नहीं मिली। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आबिद साकी साहब भी इस आप समझ लें एक स्ट्रगल करते रहे हैं, जमहूरियत के लिए स्ट्रगल करते रहे हैं, और बतौर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल उन्होंने इसकी मुजम्मत भी की है। मगर आबिद साकी साहब, आप लीगली भी इसके बारे में बताएं कि क्या पेमरा के चेयरमैन सिर्फ दस्तखत करके ये कह सकते हैं कि जी मैं फलाने चैनल का लाइसेंस मुअत्तल कर देता हूँ, या कि जितने भी या 12 या 14 मेंबर हैं उनके भी दस्तखत ज़रूरी हैं? और दूसरी तरफ से आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या इसको अदालतें ही सुलझाएंगी या कोई और हल निकलते हुए आपको दिखाई दे रहा है? थैंक यू वेरी मच मुनीज़े। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि इसकी जो लीगैलिटी का क्वेश्चन है कि चेयरमैन कॉम्पिटेंट है कोई ऐसा बैनिंग ऑर्डर पास करने के बारे में मैं अर्ज करूं कि ये वाज़ेह है कि चेयरमैन के पास इंडिविजुअली कोई ऐसा इख्तियार मौजूद नहीं है, बल्कि तमाम इख्तियारात जो हैं वो अथॉरिटी के जरिए एक्सरसाइज होनी है और उसका पूरा मैकेनिज्म दिया गया है। ये एक एब्रप्ट डिसीजन था, जो उनकी कुछ बातें उनको नागवार गुजर रही थी, उनकी रिपोर्टिंग से वो नाला थे और कुछ प्रोग्राम से वो नाखुश थे, और उन्होंने महसूस किया कि इस आवाज़ को बंद करना ज़रूरी है। अब ये कंटिन्यूसली ये मौजूदा हुकूमत जब से आई है, आपने उनकी जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है वो मुलाजा किया है कि वो तो एक यानी डिक्टेटोरियल अंदाज में
चीजों को की तरफ उनका ज्यादा रुझान है। एक डेमोक्रेटिक कल्चर जो डेवलप हो सकता था इस गवर्नमेंट के आने से, और लोगों को बड़ी उम्मीदें भी थी कि ये कोई थर्ड पार्टी आई है तो दे विल ब्रिंग चेंज इनटू द सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस। लेकिन वो आपको हमें सब मालूम हो गया कि वो वर्स्ट से वर्स्ट और बद से बदतर हो रही हैं चीजें, और जो यानी कवानीन को पामाल के अपने खिलाफ कोई जजमेंट तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर कोई स्टूडेंट्स आपके खिलाफ बाहर निकले आप उनके खिलाफ बगावत के मुकदमे बनाएं। अगर कोई चैनल्स आपकी मंशा और मर्जी के खिलाफ अपना नुक्ता नजर बयान करे या आवाम तक सच पहुंचाने की कोशिश करें तो फिर उनको भी आप सजा के तौर पर पकड़ लें। यानी एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है फॉर द डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन, आपने हर उस सेक्टर ऑफ सोसाइटी को आपने दबाने पर, जबर इस्तेबदाद के जरिए खामोश रखने पर और उनको एक सब्जुगेट करने का जो प्रोसेस है वो वेरियस कॉर्नर से शुरू हो चुका है हमने। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में आज़ादी तहरीर और तकरीर की फिजा बड़ी महदूद और मसदूद कर दी गई है, और लोगों को अपनी मर्जी से बोलने का हक नहीं दिया जा रहा। लोगों के जो आईनी हुकूक हैं, लोगों के बुनियादी हुकूक हैं, तहरीर और तकरीर का हक है, अपनी राय को जाहिर करने का हक है, राय के एक्सप्रेशन का हक है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये सुकड़ती जा रही है। जो स्पेस है वो सिविल सोसाइटी की गुफ्तगू की स्पेस सुकड़ती जा रही है, तरीके से किया जा रहा है। बल्कि ये तो अब एक पूरा ट्रेंड आलमी तौर पर एक ग्लोबलाइजेशन, मगर जो आपने पाकिस्तान की हद तक बात की है उसके असर हम पे भी। जी साकिब साहब, आपने जो पाकिस्तान की हद तक बात की है, आफ्ताब साहब देखिए, पेमरा हो या कोई और हो, आप उसको इंडिपेंडेंट अदारा भी कहें, मगर जितनी भी उंगलियां उठती हैं, जिस तरह साकी साहब ने कहा कि स्टूडेंट्स को किस तरह आपने उनके ऊपर मुकदमे बनाए सेडिशन के, फिर बलूचिस्तान के अंदर आपने स्टूडेंट्स को जेल में डाल दिया, डॉक्टर्स, तो उंगलियां तो फिर पेमरा के ऊपर नहीं उठेंगी, आपकी हुकूमत के ऊपर उठेंगी ना। अच्छा मुनीज़ा, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। देखें, अब ये हो नहीं सकता कि कदगने लगाई जाएं या किसी आवाज़ को दबाया जाए, ये हो नहीं सकता इस दौर के अंदर। आजकल सोशल मीडिया जो है, हर बड़े एंकर ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, उसे बिल्कुल हर आदमी को इजाज़त है, वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से है कि जी आपने उनको लिखा हुआ स्क्रिप्ट आपके पास आता है कि आपने इसके मुताबिक चलना है? क्या किसी और एंकर के पास आता है? नहीं, ये सवाल आपने किया, इसका जवाब भी ले ले। आफ्ताब साहब, सलीम बुखारी साहब बैठे हैं, सुन ले, पहले बात पूरी बात सुन ले। जब मैं मेरी पहले पूरी बात सुन ले। जब मुझे ये आज़ादी हासिल है कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े होकर उससे सवाल कर सकता हूं और वो उसका बुरा नहीं मनाता, तो ये यकीनन आप सबको ये देखिए, एक जो टेक्निकल इशू है, आपके अपने कॉलीग नेशनल असेंबली में हैं जिनकी तकरीरें नहीं दिखाई जाती हैं, आपको पता है इसके बारे में? सर बिल्कुल दिखाई जाती हैं। ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ रिकॉर्ड हर चीज़ का मौजूद है। वहाँ से लेकर भी वो अगर जिसने दिखाना है वो सोशल मीडिया में डाल सकता है, वो अपने वेब अपने चैनल्स पर दिखा सकता है, अपने फेस पे अपने पेज के ऊपर लगा सकता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जो बुखारी साहब ने बात की है वो बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी के पास लाइसेंस है तो उसे काम करने से क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल है जिसका जो है हम जवाब इंशाल्लाह जो है, जैसे मैंने आपसे वादा किया है। सर आपने एक और बड़ी अहम बात की है, कमेटी में उनको बुलाएंगे, जरूर आप बुलाएं, मगर जो आपने सवाल किया है ना उसका जवाब जरूर लेना बहुत जरूरी है। बुखारी साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? जी मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ रिस्पॉन्ड। इसको पहली बात तो यह है कि आबद साकी साहब को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ, एंड मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उनको कम्प्लीमेंट करूँ जिस तरीके से उन्होंने हमारी इस पूरी जद्दोजहद के में साथ दिया है। मुनीज़े, हैट्स ऑफ टू हिम। उन्होंने ना सिर्फ ये कि उनकी मशावरत हमें हासिल थी, बल्कि वो प्रैक्टिकली इस एहतजाज में शामिल हुए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो मीडिया और जो वकला की कम्युनिटी का फिर से गठजोड़ बन रहा है, आप ये कह रहे हैं? आने वाले वक्त में गठजोड़ कह लीजिए, लेकिन ये इतना पॉजिटिव गठजोड़ है कि इसका फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। अब मैं आ जाता हूँ आफ्ताब भाई जो कह रहे हैं, मैं फिर उनको भी बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट पेश करना चाहता हूँ।
लेकिन ये बात याद रखिए कि जो हमारी रूलिंग एलीट का टॉलरेंस लेवल है वो उसको मैं सब जीरो कहने पे मजबूर हूं। मुझे आफ्ताब साहब जितना मर्जी ये यकीन दिलाने की कोशिश करें कि हर बंदा उठ के इमरान खान साहब के सामने बोल सकता है, ऐसा ना कभी नवाज शरीफ साहब ने करने दिया किसी को, ना बेनजीर ने करने दिया, ना भुट्टो ने करने दिया। तो इमरान खान साहब तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत एरोगेंट आदमी है। नहीं, मगर तो जब आप शर्म कहते हैं कि हालात बदतर हुए हैं, सलीम अगर आप साहब, मेरे let बारे me- में किसी से मालूम भी करें तो मैं कभी भी उससे बात नहीं करता। मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक बात कर रहा हूं कि हमें पूरी इजाजत है कि हम जितना जो मर्जी सवाल करना चाहें हम प्राइम मिनिस्टर से कर सकते हैं। मगर सलीम बुखारी साहब, आखिरी जो 2 साल गुजरे हैं उसके अंदर हालात बदतर एक वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए कैसे हुए हैं? इससे बदतर नहीं हो सकते। मैंने जैसा शुरू में कहा था कि हमने मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स भी भुगती हैं। जिस तरीके से आते ही, ये तो अब हालात खराब हुए हैं, आते ही फवाद चौधरी साहब की वो बात याद रखिए बुनीज़े, जब उन्होंने कहा था कि प्रिंट मीडिया का दौर खत्म हो गया, प्रिंट मीडिया के लोग अपने लिए नौकरियां तलाश कर लें। ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन कह रहा है एक ऐसी हुकूमत का जो उसी मीडिया के की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट के साथ जीत के वन इक़्तिदार तक पहुंची थी। फिर उसके बाद फिरदौस आशिक अमान साहिबा आई, वो ट्रिब्यूनल्स बनाने बैठ गई जर्नलिस्टों का हिसाब किताब करने के लिए। तो एक रविश है, एक रवैया है कि टॉलरेट नहीं करना है इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस को। ये आप अगर आफ्ताब भाई की बात हम मान लें तो फिर जियो के साथ क्या हो रहा है, फिर हमारे साथ ये 24 के साथ क्या हुआ, अगर टॉलरेंस लेवल इसके ऊपर हम सवाल जो है वो रख देते हैं यहाँ पे और जवाब बाद में लेते हैं। छोटा सा वक्फा मुझे शामिल करना है, फिर वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब जो भी मामलात मीडिया और हुकूमत के दरमियान उलझ रहे हैं उसको सुलझाने के लिए मीडिया जो है अदालतों का रुख कर रहा है। मगर साकिब साहब, आप चूँकि लॉयर्स बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाल ही में जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया गया, मगर उनकी बरतरफी के अंदर एक पंडोराज बॉक्स खुल गया और जो तज्जिया नगार हैं वो ये कहते हैं कि उनकी बरतरफी से ये बात जाहिर हो रही है कि किस तरह जजेस को एक तरीके से प्रेशराइज किया जाता है, चाहे सियासी ग्रुप्स हो चाहे गैर सियासी ग्रुप्स हो। तो आप नहीं समझते कि जो एक इंसाफ की साख है उसको खतरा हुआ है, एक धचका पड़ा है इस बरतरफी से? नहीं, देखें, ये तो बड़ी आप इमीडिएट बात कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप तसलसल देखें हमारी इस मुल्क में अदलिया की तारीख का, तो उसका किरदार को इतना रोशन और काबिल फ़ख्र नहीं है। आपके सामने है कि नसीम हसन शाह साहब ने भुट्टो साहब को एग्जीक्यूशन के बाद आके इंटरव्यू में क्या कहा था कि हम अपनी नौकरियां बचाने के लिए एक बाज़ औक़ात ऐसे फैसले कर लेते हैं जो उनको राज़ी करने के लिए किए जाते हैं। तो ये इस हद तक हमारी जुडिशरी का कैरेक्टर वल्नरेबल रहा है थ्रू आउट। अब रहेगी बात अरशद मलिक वाली, तो उनकी स्टेटमेंट आने के बाद कि उनके साथ जो भी उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक्सेसिव की गया और हाई हैंडेडनेस की गई, और उसके बाद ड्राफ्टेड जजमेंट आई जिस पर मुझसे साइन करवाए गए, और ये ट्विटर अकाउंट पे उनकी अपनी स्टेटमेंट आई है। तो उसके बाद यकीनन इस केस में तो वैलिडिटी और सैंक्टिटी का जो क्वेश्चन है वो ये एस्टैब्लिश हो गया है कि जजमेंट बायस थी। और जब ऐसी जजमेंट बायस हो, अल अजीज़िया तो केस की आप बात कर रहे हैं? नहीं, हाँ, ये और जज बायस जज हो जाए और उसकी जजमेंट बायस की बुनियाद पे आए, पूछा कि वो अल-हुदा के सारी हुदैबिया पेपर इस पे क्यों नहीं अफेक्ट जो है वो विशिएट हो जाती है। अब ये है कि आपके सामने है कि वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वाला केस, आसिफ जरदारी साहब वाला केस, जिसमें मलिक क़यूम साहब की जो वो ऑडियो टेप जो है वो चली थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया, उसमें बायस प्लीड हुआ, बायस की बुनियाद पे वो नीचे वाली जजमेंट सेट असाइड हुई और केस दोबारा ट्रायल के लिए रिमांड हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो जजमेंट इस जज साहब ने रेंडर की थी, उस जजमेंट की तो कोई हैसियत नहीं रहेगी जब वो खुद कह रहे हैं। ये अहम बात आपने की है आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब जी, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हमारी फतह हुई, PMLN ने कहा हमारी फतह हुई, मगर आबिद साकी साहब जो वकला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अल अजीज़िया केस के अंदर, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब कन्विक्ट हुए, उस केस की हैसियत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है इस बरतरफी के बाद। अच्छा, देखिए, मैं मुनीज़ा, मैं ये समझता हूँ
कि अगर वकला और जजेस का इतना ही मेयार है कि वो प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि हर आदमी जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, कि वो मुतासिर हो रहा है इनके जजेस के फैसलों से और वकला के सारे इकदाम से। देखिए एक तरफ वो उसको कर रहा है, तो दूसरी तरफ देबिया के ऊपर वो उसके अगेंस्ट फैसला भी दे रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर यही बात, अगर इतने बहादुर साहब थे तो नौकरी छोड़ने निकलने ख़त्म होने के बाद जो ट्विटर पे पैगाम दे रहे हैं ये पहले देते, दौरान तफ्तीश देते, दौरान जजमेंट देते कि जी मेरे पर प्रेशराइज किया जा रहा है मुझे, तो फिर हीरो बन के निकलते वो। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अब वो जब ये अहम पॉइंट है सर, ये बड़ा तो अहम पॉइंट आपने रेज किया है। सलीम बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं जो इन्होंने आफ्ताब साहब ने कहा कि तब बयान देते? देखिए, गुजारिश ये है कि किस किस्म के प्रेशर का सामना था उनको, कौन ड्राफ्टेड जजमेंट लेके आया था, याशी कर रहे थे, क्या प्रेशर था। जरा मैं गुजारिश पूरी कर लूं आफ्ताब साहब, जी, फिर आपने उस वक्त सॉरी माफी का तलबगार हूं। फिर एक्शन लेने के बजाय फिर आपने उनसे माफीनामा लिखवा के और फिर आपने उनको क्यों कहा था कि आप पिटीशन कर दीजिए, जिसको वो अब डिसोन कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं नहीं चाहता था कि उस पिटीशन में जाऊं। इस बार बहस में हम पढ़ेंगे तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। आपको भी पता है क्या हुआ है, मुझे भी पता है क्या हुआ है। बिल्कुल वक्त की किल्लत है। सलीम साहब, मेरे ख्याल से जज साहब के साथ जो कुछ हुआ, जज साहब ने जो कुछ किया, इससे जुडिशरी अंडरमाइन हुई है। मैं मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता हूं जो आबिद साकी साहब ने कहा कि हमारी तो जुडिशरी की तारीख भी को बहुत एनविएबल नहीं है। और भुट्टो साहब के केस का मिसाल उन्होंने दी, बिल्कुल बाद में जजों ने माफ़ी मांगी, कौन से माफ़ी मांगी, नसीम हसन शाह जिनका नाम लिया इन्होंने। तो इस किस्म की रेपुटेशन के साथ जब इस तरह के वाक़यात होंगे और इस तरीके से किसी की विच हंट के नतीजे में किसी को डिस्क्वालीफाई किया या उसको सेंटेंस किया जाएगा बगैर किसी ऐसी हमायत के, मैं लानत भेजता हूँ किसी के ऊपर ऐसी हमायत पर। लेकिन जो प्रोसीडिंग्स है, जिस तरीके से जज साहब फरमा रहे हैं कि फैसला हुआ, वो बिल्कुल अनफेयर था। और मेरे ख्याल से इसको जितनी जल्दी इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए उतना ही बहुत बेहतर होगा हमारी जुडिशरी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलीम बुखारी साहब, आबिद साकी साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हमारी इस वक्त जो इंस्टीट्यूशंस हैं उससे जमहूरियत बनती है, और अगर उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक सवालिया निशान उठ जाए या उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान उठ जाए या उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जाए तो फिर मुल्क भी कमज़ोर होगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगर जमहूरियत को आगे बढ़ना है तो इन इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़ा होना होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।